जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। रिसेंटली जो हमारा फर्स्ट बैच था हिस्ट्री पीवाईक्यू कम क्रैश कोर्स सीरीज़ का, वो कंप्लीट हो गया है और सेकंड बैच की अनाउंसमेंट मैं बहुत ही जल्द कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं अपडेट्स दे दूंगा। एक्चुअली लास्ट बैच की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे नहीं पाया था बिकॉज वो बहुत ही जल्दी उसकी सीट्स फुल हो गई थी। बहुत ही कम सीट्स मैंने रखा था क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं पर्सनली जो है एक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड कर पाऊँ। तो इस कारण से पर्सनल मेंटरशिप के कारण सीट्स काफ़ी कम थी। इस बार भी मैं बहुत ही कम सीट्स रखूंगा और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रिसेंटली जो प्रीलिम्स आने वाला है, प्रीलिम्स 2024, उसके लिए मैं आपको बेस्ट मटेरियल और बेस्ट वे में चीज़ें कवर कर पाऊँ। हिस्ट्री सेक्शन में खास करके जो दिक्कतें हैं वो चीज़ें ना रहें, तो इसके कारण आप चेकआउट कर सकते हैं कोर्सेज को। हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के सीबीआई एग्जाम के क्वेश्चंस की। तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए ना। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की बात करेंगे और ज्योग्राफी में भी आपको एनसीईआरटी सुप्रीमेसी देखने को मिलेगी। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस एनसीईआरटी से इजीली सॉल्वेबल हैं। काम वही करना है, आपको वीडियो पॉज करनी है, पहले क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़ना है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये अर्थक्वेक से संबंधित है। भूकंप के बारे में आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। पहला ये कहा जा रहा है कि जहां से एनर्जी निकलती है भूकंप की, अर्थक्वेक की, वो पॉइंट को हम हाइपोसेंटर कहते हैं, यानी हिंदी में अवकेंद्र कहते हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जहां से ये फोकस है, ठीक है, उसके सबसे सामने वाली जो अर्थ की सतह होगी, क्योंकि ये जमीन के अंदर से ही भूकंप का पॉइंट ओरिजिन होगा, तो इस ओरिजिन से जो ऊपर वाली पॉइंट है, अर्थ में जो पॉइंट है, वो पॉइंट कहलाती है एपिसेंटर। ये दो हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सवाल है। बहुत बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस तरीके के स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं सीडीएस एनडीए में, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल आप देखेंगे कि अर्थक्वेक के ऊपर कोई ना कोई सवाल देखने को मिलता ही है। इवन 2023 सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन देखने को मिला। तो हमने अर्थक्वेक के ऊपर सेपरेटली डिस्कस किया है फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर में, जिसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप कंप्लीट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर लें। जो भी 20-25 सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, अर्थक्वेक के ऊपर आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अर्थक्वेक की। तो अर्थक्वेक क्या है? अर्थ की शेकिंग को अर्थक्वेक कहते हैं। जहां से ये अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, इस इमेज को देखिए। मान लीजिए यहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है वो क्या कहलाता है? फोकस। फोकस का ही दूसरा नाम है हाइपोसेंटर। ये मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था, ठीक है। एबीसीडी में पहले ई आता है अल्फाबेटिकली, फिर एच आता है। इसके बाद हम बात करते हैं एपीसेंटर की। तो अर्थ के सरफेस में जो पॉइंट है जो कि वर्टिकली है फोकस के, वो कहलाता है एपीसेंटर। तो आई होप आप एपीसेंटर और हाइपोसेंटर के बीच कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। एपीसेंटर का मतलब क्या है? अर्थ की सतह में, ठीक है, सरफेस में ये पॉइंट है। ई फॉर अर्थ और ई फॉर एपीसेंटर। जहां से ओरिजिनेट होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हाइपोसेंटर या फोकस। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें यहाँ पे लिखी हैं और ये सब कुछ मैंने पढ़ाया है, तो ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। या तो आप अर्थक्वेक वाली वीडियो रेफर कर लीजिए या फिर पीडीएफ से इसे रिवाइज कर लीजिएगा। दो तरीके के वेव्स होती हैं, इसी पे क्वेश्चन आया था सिविल सर्विसेज में, ठीक है। बॉडी वेव्स होती हैं और सरफेस वेव्स होती हैं। बॉडी वेव्स जो हैं ये जनरेट करती हैं कि फोकस से जो एनर्जी रिलीज होती है इसके कारण, और ये सभी दिशा में मूव करती हैं और ये केवल अर्थ के इंटीरियर में ही ट्रेवल करती हैं। तो पहले में क्या कहा गया है कि जहां से एनर्जी रिलीज होती है वो हाइपोसेंटर, बिल्कुल सही है, हाइपोसेंटर या फोकस भी कहते हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो सरफेस नियरेस्ट में है वो एपीसेंटर कहलाता है। दोनों बातें बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा? बोथ 1 और 2। अब ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, रिसेंटली सीडीएस में पूछा गया है। उम्मीद है आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा और ये आपको बहुत आसान लगा होगा। अभी हमने बात करी कि फोकस का दूसरा नाम क्या है? हाइपोसेंटर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। जहां से अर्थ क्वेक की जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाता है हाइपोसेंटर या फोकस। दोनों ही जो वर्ड्स है इसके लिए हम यूज करते हैं। एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करिएगा। हाँ, ये बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है पीडीएफ में। देखिए क्या कहा जा रहा है। अर्थक्वेक की पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उस पॉइंट को? फोकस या हाइपोसेंटर? आंसर क्या होगा इसका? फोकस, क्योंकि ऑप्शन में फोकस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए, आपसे सबडक्शन जोन के बारे में पूछा जा रहा है, यानी प्लेट विवर्तनिकी। तो इसके संदर्भ में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए और आपको बताना है। पहला ये कहा जा रहा है क्या ये कन्वर्जेंट बाउंड्री से एसोसिएटेड है? दूसरा, क्या ये डाइवर्जेंट बाउंड्री से एसोसिएटेड है, या फिर दोनों से एसोसिएटेड है, या दोनों में से किसी से भी नहीं। क्लास 11th के फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स के डिस्कशन में हमने देखा था कि जो हमारी अर्थ है ये कुछ लार्ज प्लेट्स से बनी हुई हैं, और ये जो प्लेट्स हैं ये स्लोली मूव कर रहे होते हैं।
तो ये जो अर्थ की प्लेट्स हैं, ये जब एक दूसरे से दूर मूव कर रहे होते हैं तो न्यू क्रस्ट जनरेट होता है। ये चीज़ क्यों होती है, किस तरीके से ये क्रस्ट जनरेट होता है, इन सब को हमने कवर किया है फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स में। प्लेलिस्ट से आप जाकर के कंप्लीट वीडियोस देख लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने साथ में डिस्कस किया है। सबसे जो बढ़िया एग्जाम्पल है इसका वो है मिड एटलांटिक रीज का। ध्यान रखिएगा, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से बनता है। जब हमने कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की बात करी तो यहाँ पे चीजें कन्वर्ज हो रही हैं, आपस में आकर के मिल रही हैं, ठीक है। तो जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर इस तरीके से डाइव करता है तो वो उसमें क्या होता है, क्रस्ट टूटता है, डिस्ट्रॉय होता है। और जहां पे ये सिंकिंग होती है, लेट मी शो यू द इमेज। हाँ, तो देखिए ये है ओसेनिक क्रस्ट यानी समुद्र वाली क्रस्ट, और ये है कंटिनेंटल क्रस्ट। ये दोनों जब आपस में आई और टकराई तो इस तरीके से एक प्लेट नीचे चली गई, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है जहां पे ये प्लेट नीचे गई, इसी को कहते हैं सबडक्शन जोन, क्योंकि यहां पे सबडक्ट हुआ है, ठीक है, सबडक्शन जोन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबडक्शन जोन क्या है, तो आप कहेंगे कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट में जिस जगह पे सिंक करती है वो लोकेशन कहलाती है सबडक्शन जोन। दैट्स इट। तो डाइवर्जेंस के केस में तो प्लेट्स दूर जा रही है ना, कहाँ सबडक्ट की हैं, सबडक्ट तो हो ही नहीं रही है। तो इस कारण से जो है डाइवर्जेंट से कोई लेना देना नहीं। आंसर क्या होगा, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। ऑप्शन ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, इवन अर्थक्वेक वाला क्वेश्चन बहुत डिटेल में हमने कवर किया एनसीईआरटी से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अर्थ का जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे पहले जो टाइम स्केल आया उसके बाद फिर दूसरा, इस तरीके से आपको ये पीरियड्स के आधार पर अरेंज करना है। ये है स्टेटमेंट्स, कैम्ब्रियन, कार्बोनिफेरस, क्रेटासियस और डेवोनियन, और ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये जो टाइम है ना, इसे ज्योग्राफी में हम डिवाइड करते हैं। सबसे बड़ा जो पार्ट होता है टाइम का वो कहलाता है ईओन, फिर आता है एरा, फिर आता है पीरियड, और सबसे छोटा पार्ट इसमें आता है इपोक का। तो इसमें पीरियड की जब हम बात करते हैं तो जो सबसे पहला जो हमें एरा देखने को मिलेगा, जो कि जहाँ पे हमें स्टार्स की ओरिजिन देखने को मिलेगी, यानी स्टार्स जब फॉर्म करता है, बिग बैंग की इवेंट के बारे में हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो ये सब जब हमें इवेंट्स देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी पुराना पीरियड है, ठीक है, 5000 से 13,700 मिलियन का। इसके बाद हम देखते हैं कि प्री कैम्ब्रियन पार्ट आता है, ठीक है। इसके बाद पेलियोजोइक पार्ट आता है। अब पेलियोजोइक जो है ये एक एरा है और इसे हम लोग पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से पीरियड है, इनमें है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। इनमें जो इंपॉर्टेंट वाले हैं ना, इनमें इंपॉर्टेंट वाले में कैम्ब्रियन आता है, ठीक है। और इसके बाद कार्बोनिफेरस है, क्योंकि कार्बोनिफेरस में हम देखते हैं पहली बार हमें रेप्टाइल्स वगैरह का ओरिजिन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसे कैसे याद करना है, तो जो इंपॉर्टेंट वाले मार्क करें हैं, जो मैंने हाईलाइट करे हैं, इन्हें आप एक एटलीस्ट क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम पीरियड वाइज देखें तो पीरियड वाइज में कैम्ब्रियन है सबसे पहले 505 से 570 मिलियन। इसके बाद डेवोनियन आता है, फिर कार्बोनिफेरस है, और फिर क्रेटासियस है, ठीक है। जो हमारे ऑप्शंस में हम उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है तो जो सबसे पहले जो पीरियड आया वो हमें पहले रखना है, और जो सबसे लेटेस्ट वाला पीरियड है एज पर ऑप्शंस अगर हम देखें तो इसमें क्रेटासियस सबसे बाद में देखने को मिलता है। तो इस कारण से आंसर ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। अच्छा, इसमें दो ऑप्शंस में क्रेटासियस है ना, तो या तो ए होगा या तो बी, लेकिन हमने पहले देखा सबसे प्राचीन जो है यहाँ पे कौन सा हमें देखने को मिला, सबसे पहले हमें देखने को मिला कैम्ब्रियन वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद डेवोनियन आया, और डेवोनियन के बाद आया कार्बोनिफेरस, और फिर आया क्रेटासियस, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, और ये चीज़ हम यहाँ से पढ़ सकते हैं अगेन, यस। तो ये वाला पार्ट देख लीजिए, कैम्ब्रियन है, डेवोनियन है, कार्बोनिफेरस है, और क्रेटासियस है। अब देखिए इनमें जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो कई बार मेजर इवेंट्स को भी पूछ लेते हैं, जैसे होमोसिपियंस किस इपोक में देखने को मिला, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेंगे, या किस पीरियड में था। तो इसे थोड़ा टेबल बना करके याद रखना पड़ता है। जैसे अगर डायनासोर के एक्सटिंक्शन की बात करेंगे तो ये क्रेटासियस में देखने को मिलेगा, बट जो एज था डायनासोर्स का, जिस टाइम पे डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, वो पीरियड था जुरासिक, ठीक है। इस कारण से कई सारी मूवीज वगैरह भी जुरासिक से एसोसिएटेड है, जो डायनासोर्स के बारे में दिखाती हैं। ना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है कि जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है इसमें कौन सा बेसिक फैक्टर नहीं है। ऑप्शन है क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, या टाइम। आंसर की तो बात करेंगी, बट इस क्वेश्चन को देखिए, ये यूपीएससी एनडीए में पूछा गया है। आपसे पूछा गया कौन सा सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर नहीं है। ऑप्शन है पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, और ह्यूमन हैबिटेशन।
ये क्वेश्चन देखिए, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल प्रोफाइल, इनसे एसोसिएटेड क्वेश्चन रिसेंट में पूछे गए हैं। ये यूपीएससी के द्वारा 2024 में ही पूछा गया है जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से कोर फोकस थीम्स हैं, उनसे रिलेटेड सवाल प्रीलिम्स में भी देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ पर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था, और फिजिकल ज्योग्राफी के आई थिंक 2 या 3 चैप्टर्स बाकी हैं, और इसके अलावा हमने सब कवर कर लिया। तो एक कंपाइल्ड वीडियो में मैं सारे चैप्टर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगा, और आई थिंक 200 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो हमारी जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक है उनसे देखने को मिलेंगे। तो वो सारा जल्दी आपको वीडियो कंप्लीट मिल जाएगी। फिलहाल हम सॉइल फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो देखिए, सॉइल जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें सॉइल के फॉर्मेशन में अपना रोल निभाती हैं, तो इनमें 5 फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है पेरेंट मटेरियल, दूसरा होता है टोपोग्राफी, तीसरा क्लाइमेट, चौथा बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और पांचवा टाइम। इन 5 फैक्टर्स के आधार पर ही मिट्टी का निर्माण होता है। अब देखिए, मेरा मन तो बहुत है कि मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूं, बट मैं आपका समय ख़राब नहीं करना चाहता, और ये चीज़ हमने डिस्कस करी है, तो और फिर वीडियो का जो पर्पस है, हमें सारी क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, तो आई थिंक इन्हें आप सेपरेटली ही कवर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमने 5 फैक्टर्स की बात करी, ठीक है। पेरेंट मटेरियल है पहला, दूसरा क्या था, टोपोग्राफी था, तीसरा क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी और टाइम। ये जो फैक्टर्स है ये हमें मेजर देखने को मिले 5 फैक्टर्स। तो इनमें ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है। आप एग्रीकल्चर करोगे तो क्या मिट्टी का निर्माण होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें आपसे क्या पूछा गया? नॉट अ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। पेरेंट मटेरियल इंपॉर्टेंट है, बिना इसके तो मिट्टी का जो है ओरिजिन ही नहीं होगा। टोपोग्राफी भी है, क्लाइमेट भी है, ह्यूमन हैबिटेशन नहीं। अगर कोई इंसान किसी जगह पे रह रहा है, आवास कर रहा है, तो उस कारण से सॉइल थोड़ी फॉर्म होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। मैं देख रहा हूं आप रिवीजन कितना करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, और इससे एसोसिएटेड कई सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। तो आप कमेंट में सॉइल प्रोफाइल लिखेंगे और आंसर बताएंगे ए, बी, सी या डी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये बहुत ही सदाबहार क्वेश्चन है। हर पेपर में ये आ ही जाता है, पूछ ही लेते हैं। स्टेट पीएससी में तो ऑलमोस्ट हर साल देखने को मिलता है। इवन अगर आप सीडीएस, एनडीए इनके पेपर को एनालाइज करेंगे, इवन सिविल सर्विसेज में भी हर 2-4 सालों में एक क्वेश्चन ये देखने को मिल जाता है। करंट से एसोसिएटेड, ओशन करंट से एसोसिएटेड, यानी समुद्र की जलधाराओं से संबंधित। तो आपको बताना है कौन सी कोल्ड ओशन करंट नहीं है, और ये मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था, ठीक है। बेंगुएला है ऑप्शन में, कैनारी है, फॉकलैंड है, क्यूरोसियो है। तो देखिए, जो पोल्स से इक्वेटर की ओर जो करंट्स आती है ना ओशन वाली, वो अपने साथ कोल्ड जो है जलधारा लेकर के आती हैं, तो कोल्ड ओशन करंट कहलाती हैं। जबकि जो इक्वेटर से पोल्स की ओर मूव करती हैं वो वार्म ओशन करंट्स कहलाती हैं। तो ये है इमेज, और एक सेकेंड। तो इनमें आप कोल्ड वाले जो है मेजर ये याद रख लें, और ट्रिक वगैरह आपको हेल्प करेंगे इसमें, क्योंकि देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, और मैपिंग तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, मैपिंग से तो याद रह जाए बहुत अच्छा है। बट इसमें आई थिंक आपको 4-5 जो मेजर वाले कोल्ड ओशन करंट है ये बिल्कुल आपकी टिप्स पे होने चाहिए। इनमें समय नहीं गंवाना है, इन क्वेश्चन में देखना है और टिक करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो ये हम देख पा रहे हैं, पैरो वाला है, उसके बाद कैलिफोर्निया वाला, इसके बाद लेब्राडोर है, उसके साथ ही कनारी है, ये ब्लू वाले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ओयासियो है। ये सब जो है ये कोल्ड ओशन करेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये पूरी लिस्ट है, और कैलिफोर्निया है इसमें, हम्बोल्ट है, लेब्राडोर है, कनारी है, बेंगुएला है, फॉकलैंड है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन। ध्यान रखिएगा, अभी एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया था, आई थिंक सीडीएस में था, जिसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सा कोल्ड ओशन करंट नहीं है, और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन दोनों था, ठीक है। तो जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन है, यहाँ पे देखिए ये वाला ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, ये तो वार्म है, बट जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन है ये है कोल्ड ओशन करंट। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन डेफिनेटली हो सकती है, और इस कारण से क्वेश्चन भी पूछा गया। ऑक्सटॉक भी है, ये भी कोल्ड ओशन करंट है। तो आपसे पूछा गया कौन सी कोल्ड नहीं है, तो बेंगुएला है, बिल्कुल है। कैनारी भी है, फॉकलैंड भी है, क्यूरोसियो नहीं है। क्यूरोसियो जो है कोल्ड ओशन करंट नहीं, बल्कि ये वार्म ओशन करंट है, ठीक है। बल्कि अगर आपसे ओयासियो पूछते, देखिए हाँ कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा, मैपिंग से आपको आसान लगेगा। ये ओयासियो जो है ये कोल्ड है। तो ये देखिए, ये है क्यूरोसियो। क्यूरोसियो कैसी है? वार्म। ये देखिए ओयासियो, ये कैसी है? ये है कोल्ड। ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। ये ट्रिक वगैरह से आसान हो जाता है, इसे याद रखना। कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं। कौन सा कोल्ड ओशन करंट नहीं है? रिसेंटली एनडीए में पूछा गया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, बेंगुएला या पेरू। ये अभी हमने डिस्कस किया था। जो वेस्टर्न है ना ये कोल्ड ओशन करंट है, जबकि जो ईस्टर्न है ये कोल्ड नहीं बल्कि वार्म है। तो इस कारण से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये देखिए इमेज, ये वाला है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन,
और ये है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन। तो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्या है, किस तरीके से आ रही है, ये हमें देखने को मिल रही है इक्वेटर से पोल्स की ओर, तो कैसी हुई वार्म, जबकि ये हम देख रहे हैं कि ये पोल से इक्वेटर की ओर जा रही है, तो कैसी हुई कोल्ड। तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कैसी है, कोल्ड। तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कैसी हुई, वार्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखिए सीएपीएफ का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा, बहुत आसान सवाल है। कैलिफोर्निया कई बार पूछते हैं, सी फॉर कैलिफोर्निया, सी फॉर कोल्ड। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे वार्म इन्होंने कह दिया है। बाकी सही है, लेब्राडोर एक कोल्ड है, ठीक है, और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी वार्म है, गल्फ स्ट्रीम जो है ये वार्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी कोल्ड ओशन करंट है, तो ये सीडीएस में पूछा गया था 2021 में। कोल्ड, सी फॉर कैलिफोर्निया, आंसर क्या होगा, डी। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है कोल्ड और वार्म के ऊपर, बट हमने सेपरेटली कवर किया है, फिर भी 2-4 क्वेश्चन हम रिवीजन के लिए कवर कर ले रहे हैं। बट आप सारे क्वेश्चंस कवर करना चाहते हैं तो अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियोस मैंने लिंक में डाली हैं वो आप रेफर कर लें। अगेन आपसे पूछा गया वार्म ओशन करंट के बारे में। पहला कहा गया है क्यूरोसियो और कैलिफोर्निया, नहीं कैलिफोर्निया तो कोल्ड है। दूसरा कहा गया है नॉर्थ अटलांटिक और ब्राजील। तीसरा है कनारी और बेंगुएला। चौथा है वेस्ट विंड रिफ्ट और फॉकलैंड। देखिए सब में कहीं ना कहीं पैरिंग में जो है एक आध कोल्ड डाल दिया गया, बट यहाँ पे जो ऑप्शन कौन सा, बी, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक और ब्राजील, ये हमारी वार्म देखने को मिल रही है। इनमें कोई भी कोल्ड नहीं है। कनारी बेंगुएला दोनों ही कोल्ड है, अभी हमने कवर किया है, और इसी तरीके से बाकी में भी आपको देखने को मिलेंगी गलतियां, बट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक और ब्राजील दोनों ही वार्म ओशन करंट है। हाँ ये देखिए वार्म ओशन करंट की हमने बात करी, तो ये है आपका ब्राज़ील और ये है नॉर्थ अटलांटिक। तो इसलिए मैंने कहा था आपको कोल्ड वाली 7-8 ही मेजर है, बस इसे ध्यान रख लें और बाकी आपके सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वार भाटा के विषय में पूछा गया, टाइड्स के संबंध में आपको स्टेटमेंट्स दिए गए और आपको आंसर बताना है करेक्ट वाला। पहला ये कहा जा रहा है जो टाइडल बल्जेस देखने को मिलते हैं वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, ये ज़्यादा ऊंचाई वाले होते हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है जब टाइड्स जो है ये आइलैंड्स के बीच में देखने को मिलते हैं, तो इस केस में ये टाइडल करेंट्स कहलाते हैं। देखिए टाइड्स के ऊपर भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगेन हम आ चुके हैं फिजिकल ज्योग्राफी वाली पुस्तक में, मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर वाला जो चैप्टर है, तो इसमें बताया गया है टाइड्स के बारे में काफ़ी डिटेल में, बट हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, केवल हम इस इंपॉर्टेंट इन्फो को कवर कर लेते हैं। देखिए जो टाइडल बल्जेस होते हैं वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में, इसका मतलब मैं आपको समझा दूं। देखिए कॉन्टिनेंट्स को ओशन से अलग करने के लिए कोई लाइन तो बनी नहीं होती। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और यहाँ पे ओशन है, तो ऐसा तो नहीं एक लाइन खींची हुई है कि यहाँ से अब ये कॉन्टिनेंट रहेगा अब ये ओशन रहेगा, नहीं ऐसे नहीं होता। हमें पता है कि कुछ सेलो पार्ट देखने को मिलेगा, और जहाँ से हम कह सकते हैं कि हाँ ये सेलो पार्ट में जो है वो अब हमारा ओशन स्टार्ट होना शुरू हो गया है, बट इसके नीचे कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट वाला पार्ट देखने को मिल रहा है। इमेज में देखिए ये है कॉन्टिनेंट, ठीक है, यहाँ से, और ये वाला पार्ट है ओशन। तो इनके बीच जो एक ऐसा एरिया जहाँ पे आपको सेलो पार्ट है, ये बेसिकली जिनमें आपको क्रस्ट भी कॉन्टिनेंट वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा, ओशन वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा, वो कहलाता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या है, जो सबमर्ज्ड पार्ट है ना कॉन्टिनेंट का, वही कहलाता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ। यानी कॉन्टिनेंट का वो पार्ट जो समुद्र में देखने को मिल रहा है, सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ है, वो पार्ट कहलाता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जिनके ज़्यादा वाइड हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़े एरिया तक हमें ये डेप्थ देखने को मिल रही है, तो उस केस में टाइडल बल्जेस हमें ज़्यादा ऊंचाई वाले देखने को मिलते हैं। इसका प्रॉपर रीज़न है, बट ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अलग से। इसके बाद जब टाइड जो है ये चैनल्ड होता है, किनके बीच, आइलैंड्स के बीच और बेज के बीच। बे की मतलब खाड़ियाँ होती हैं, बे का मतलब, ठीक है, जैसे हम बे ऑफ बंगाल देखते हैं ना, या एस्चुरीज के बीच, तो उस केस में वो टाइडल करेंट्स कहलाते हैं। तो बिल्कुल एनसीईआरटी से संबंधित लाइन्स हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन हमने कवर किया। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। तो टाइड्स के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, आई थिंक 15-20 क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के, उन सारे को डिस्कस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइक्लोन से संबंधित ये सवाल है, और मैंने आपसे कई बार कहा है कि जो साइक्लोन्स वाला टॉपिक है ये अति महत्वपूर्ण है। हर साल ऑलमोस्ट किसी ना किसी पेपर में साइक्लोन्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एक तो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी उष्णकटिबंधीय, ठीक है, और इस तरीके से हमें देखने को मिलती है चीज़ें। अब इनमें क्या है कि 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपको करेक्ट वाला बताना है, ठीक है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं।
दोस्तों साइक्लोन क्या है, साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच क्या डिफरेंसेस है, ये सारी टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है सेपरेट वीडियो में। और सबसे बड़ी बात है कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो साइक्लोन्स के ऊपर पूछे गए हैं उनको वन बाय वन डिस्कस किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस आप विद इन सेकेंड मार्क्स कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारी चीज़ें ये रिपीटेड है, सारे ही स्टेटमेंट्स। फिलहाल हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। और हाँ, अगर आप वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो अगेन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, साइक्लोन वाली कंप्लीट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ट्रॉपिकल साइक्लोन नाम से ही पता है, ट्रॉपिकल एरिया में ये ओरिजिनेट होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं। जैसे भारत में या भारतीय जो इंडियन ओशन है हमारा, इस वाले क्षेत्र में साइक्लोन हम कहते हैं। जबकि आप अटलांटिक वाले रीजन में जाओगे तो वहाँ पे आपको हरिकेन नाम से देखने को मिलेंगे ये। वेस्टर्न पैसिफिक में जाओगे तो टाइफून, और साउथ चाइना सी में भी टाइफून के नाम से जाने जाते हैं। यानी चाइना में बेसिकली टाइफून कहते हैं साइक्लोन को। और ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो विली विली। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया था, विली विली क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन को हम विली विली के नाम से जानते हैं। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, ये आपको ट्रॉपिकल ओशन में देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल ओशन मतलब वही बात है जहाँ पे गर्म क्षेत्र हैं। और कंडीशंस क्या क्या हैं, तो तापमान ठीक ठाक चाहिए, यानी 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, या इससे ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। यानी अगर किसी स्टेटमेंट में आपसे कहा जाए 10 डिग्री सेल्सियस में ही ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म हो जाएगा, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। दूसरा, कोरियोलिस फोर्स भी होना चाहिए। कोरियोलिस फोर्स क्या है, तो अर्थ जब रोटेट करती है तो उसके कारण एक फोर्स लगता है, वो कहलाता है कोरियोलिस फोर्स। तीसरा, स्मॉल वेरिएशन चाहिए वर्टिकल विंड की स्पीड में। और एक पहले से वीक लो प्रेशर का क्षेत्र होना चाहिए। जितना लो प्रेशर का क्षेत्र होगा उतना ही बेटर वे में, उतना ही पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होगी। अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए। डाइवर्जेंस का मतलब जो है डाइवर्ट कर रही है चीज़ें, ठीक है। सी लेवल सिस्टम के अबव हमें अपर डाइवर्जेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे कह दिया गया अपर कन्वर्जेंस नहीं, अपर कन्वर्जेंस नहीं, अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको चीज़ें नहीं समझा रहा हूँ, बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। अब बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा जब आप इमेजेस का सहारा लेंगे और एनसीईआरटी के माध्यम से भी अगर आप पढ़ें, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे तो ईजिली ये चीज़ें आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आंसर जो है इसका पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, A1 and 2। तो अभी ये हमने डिस्कस किया। अगला जो क्वेश्चन है वो इसी पेज से पूछ लिया गया। वेस्टर्न पैसिफिक में ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या बोलते हैं? क्या साइक्लोन ही कहते हैं, हरिकेन कहते हैं, टाइफून कहते हैं, या विली विली? तो विली विली अभी हमने डिस्कस किया ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, तो ये देखिए, वेस्टर्न पैसिफिक में क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं अटलांटिक में, टाइफून कहते हैं वेस्टर्न पैसिफिक में। तो ध्यान रखिएगा, टाइफून की जब बात आएगी, वेस्टर्न पैसिफिक मतलब वही चाइना वाला पार्ट। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार इन्होंने पूछा, आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है सीडीएस से। सीडीएस 2021 में आपको साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून, विली विली दिया गया था और आपको लिस्ट 2 से मैच करना था। तो ये अभी हमने डिस्कस किया है, तो अब ये आपका काम है। और मैं ऑप्शंस भी नहीं दूंगा इस क्वेश्चन में, आप डायरेक्टली मैच करके बताएं कमेंट में कि जो है साइक्लोन को अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, ये नदियां और उनकी सहायक नदियों से संबंधित है। तो जो रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज वाला जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट टॉपिक है, इनसे भी अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आई थिंक यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश वर्जन में ही काम बन जाएगा। इंडस है, घाघरा है, ब्रह्मपुत्र है और कावेरी है, ये रिवर्स के नेम है और इनकी ट्रिब्यूटरीज से आपको मैच करना है। ट्रिब्यूटरीज में क्या क्या है, तो सेती रिवर है, धनसिरी है, भवानी है और नुब्रा है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज पढ़िए बहुत अच्छे से, सारी चीज़ें कवर्ड है। तो जो इंडियन ज्योग्राफी वाली बुक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो इन्होंने नदियों के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा सिस्टम। तो इसमें हम देखते हैं कि गंडक रिवर के बारे में बताया गया है कि गंडक रिवर 2 धाराओं से मिलकर बनी होती हैं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। देखिए इन चीज़ों को बिना मैपिंग के नहीं पढ़ना है, मैपिंग के साथ आप कवर करें। इसके बाद देखिए घाघरा नदी की जब हम बात करते हैं तो ये मप्सा तुंग ग्लेशियर से निकलती हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है, तो जब हम घाघरा की सहायक नदियों की बात करते हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं घाघरा की, तो तीला है, सेती है, बेरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये डीप गॉर्ज भी बनाती हैं सीसा पानी में। डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, सीसा पानी जो है ये गॉर्ज कौन सी रिवर बनाती हैं। तो ये नाम जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्हें लोकेट करें मैप में। शारदा नदी की जब हम बात करते हैं, जिन्हें काली नदी या काली गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, ये फाइनली गंगा से मिलती हैं छपरा बिहार में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं ये, ये गंगा रिवर सिस्टम का ही पार्ट है।
इसी तरीके से जब हम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन आया है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंटर जब करती हैं सादिया से, यानी अरुणाचल प्रदेश में सादिया है, वहाँ से यू टर्न लेकर के इंटर करती हैं। इसके बाद कौन कौन सी सहायक नदियाँ इनसे ज्वाइन करती हैं, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है, इनमें दिबांग है, दिबांग या सिकांग भी कहा जाता है, लोहित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो है ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती हैं। इसके बाद ये जो ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, इनमें और भी ब्रह्मपुत्र नदी में और भी कई सारी सहायक नदियां मिलती हैं आकर के, जैसे बूढ़ी दिहांग है, धनसिरी रिवर है, धनसिरी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धनसिरी है, सुबानसिरी है, कामेंग है, संकोस है, मानस है, बहुत सारी नदियां जो हैं ये आकर के जुड़ती हैं ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। तो अभी हमने ये डिस्कस किया, घाघरा नदी जो है सेती है ट्रिब्यूटरी घाघरा की, तो या तो आंसर ए होगा या तो बी। इसके बाद ब्रह्मपुत्र में हमने डिस्कस किया, धनसिरी है, सुबानसिरी है, कामेंग है, लोहित है, बहुत सारी नदियां हैं, तो सी जो है ये 2 के साथ मैच होगा। अच्छा, अभी भी दोनों ऑप्शंस रह गए हैं। नुब्रा देखिए, इंडस जो है, इंडस की सहायक है नुब्रा, तो ए जाएगा 4 के साथ। और कावेरी की सहायक नदी है भवानी, भवानी, अर्कावती, सिमसा, बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो एनसीईआरटी में तो 3 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज का नाम दिया है इन्होंने, कौन कौन सी? कावेरी रिवर की हम बात कर रहे हैं, कावेरी की 3 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज एनसीईआरटी में है, बट और भी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, काबानी है, भवानी है और अमरावती है। ठीक है, काबिनी, भवानी और अमरावती। तो आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लैक सॉइल, सॉइल्स के ऊपर कंप्लीट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो सॉइल्स पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, वो भी आप अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। तो सॉइल्स के संबंधित में आपको नॉट करेक्ट बताना है, और काली मिट्टी के बारे में आपसे पूछा गया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक किया होगा। पहला ये कहा जा रहा है रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। दूसरा क्लेई है, इम्परमिएबल है, यानी मटियारी होती है, क्ले वाला पार्ट है, मिट्टी वाला हिस्सा इसमें रहता है, और इम्परमिएबल होती है यानी अभेद्य होती है। तीसरा ये कहा जा रहा है ये सॉइल कर जाती है जब गीली होती है तो, और जब सूखी होती है तो श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है। चौथा ये कहा जा रहा है बहुत लंबे समय तक पानी को रिटेन करके बनाए नहीं रख सकती काली मिट्टी। डी वाला सरासर गलत है, बहुत लंबे समय तक जो है पानी बनी रहती है ब्लैक सॉइल में, इस कारण से ये जानी जाती है। तो मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया है सॉइल्स के बारे में। देखिए, जो ब्लैक सॉइल है ना, इसे ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं, क्योंकि डेक्कन ट्रैप वाले रीजन में है जहाँ पे कॉटन की बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन होती है काली मिट्टी में। क्लेई होती है, डीप होती है, इम्परमिएबल होती है, और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ये स्वेल कर जाती हैं और स्टिकी हो जाती हैं जब ये गीली होती हैं, बट जब सूखती हैं तो श्रिंक कर जाती हैं। इसके बाद हाँ, इस कारण से जो है हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में या ड्राई सीजन में इन सॉइल्स में क्रैक हमें देखने को मिलता है। और कई बार इन्हें हम सेल्फ फ्लोइंग कहते हैं, क्योंकि ये जो है स्लो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, और लॉस होता है मॉइस्चर का भी स्लो, यानी धीरे धीरे जल धारण करती हैं। तो इस कारण से जो है बहुत लंबे समय तक काली मिट्टी में नमी बरकरार रहती है। तो क्रॉप्स को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि ड्राई सीजन में भी जो क्रॉप्स हैं ये सस्टेन करके रह पाती हैं, क्योंकि मिट्टियों में नमी बरकरार रहती है। अच्छा, ब्लैक सॉइल में किस चीज़ की कमी होती है ये भी ध्यान रखिएगा, फॉस्फोरस की, नाइट्रोजन की, ऑर्गेनिक मैटर की। भारत की सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलेगी, तो ये आपको स्टेटमेंट्स एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा, ध्यान रखिएगा ये। तो अभी हमने ये डिस्कस किया, रेगुर सॉइल है, क्लेई इम्परमिएबल है, सॉइल करती हैं वेट होने पे और ड्राई होने पे श्रिंक करती हैं। तो आंसर इसका डी करेक्ट है, क्योंकि हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपेन की क्लाइमेटिक जो टाइप हैं उनसे सवाल है ये, और कॉपेन पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसमें कॉपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सब हमने कवर किया था। तो इस अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको ट्रिक वगैरह भी याद आ रही होगी। ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था बहुत वार्म है वेस्ट, इस तरीके से हमने ट्रिक बनाई थी। ठीक है, तो वेस्ट वाले पार्ट में, खास तौर से राजस्थान वाले पार्ट में हम देखते हैं वार्म देखने को मिलता है, तो ये सब हमने ट्रिक के माध्यम से कवर किया था। देख लेते हैं इसे। हाँ, तो ये देखिए, देखिए कॉपेन से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ज़्यादातर आपसे इंडिया से ही संबंधित पूछते हैं। तो इंडिया के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, इनमें अलग अलग कोड्स हैं कॉपेन के लिए, तो इनमें इनको हमने याद किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। ये वाला जो पार्ट है, कोरोमंडल वाला पार्ट, ये एएस है। ठीक है, इसके बाद जब हम वेस्टर्न की बात करते हैं सदर्न इंडिया में, यानी केरला वाले पार्ट में, तो हमें एएमडब्ल्यू देखने को मिलेगा। इसके बाद इसी तरीके से हम वेस्टर्न राजस्थान में देखते हैं BWSW है। और ये नॉर्दर्न इंडिया वाला ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछते हैं, कई बार पूछा है इन्होंने, CWG है। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में। और DFC है, ये अरुण का KFC, आपको याद होगा ये। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में DFC देखने को मिलेगा। और पोलर वाले पार्ट के लिए तो E है कोड। तो ठीक है, मतलब ये आपको ध्यान आ गया होगा। AMW की हमने बात करी थी, तो AMW जो है ये वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का। ठीक है, ये वाला पार्ट।
और इसके बाद एएस की जब हम बात करते हैं तो एएस जो है ये हमें अच्छा एएस, हाँ एएस की जब हम बात करते हैं तो ये हमें कोरोमंडल कोस्ट में देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट। इसके बाद CWG जो है ये गंगा प्लेन है, और BWHW वेस्टर्न राजस्थान। तो आई थिंक 2 है, 4 है, फिर 1 है, फिर 3। आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एल नीनो के बारे में सवाल है। एल नीनो क्या है, लानीना क्या है, एल नीनो से संबंधित और भी कंसेप्ट्स हैं जैसे एनजो है, और ये सभी हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। नॉट करेक्ट आपको बताना है। पहला ये कहा जा रहा है जो एल नीनो है, इस फेनोमिना में कोल्ड जो पेरुवियन करंट है ये रिप्लेस हो जाती है। दूसरा ये कहा जा रहा है हमें ईस्ट पैसिफिक वाले क्षेत्र में कोल्ड करंट देखने को मिलता है। तीसरा ये जो प्लैंकटॉन्स होते हैं, जो समुद्र में प्लैंकटॉन्स हमें देखने को मिलते हैं, इनकी संख्या घट जाती है। चौथा ये कि भारत में सूखा यानी वीक मानसून की स्थिति देखने को मिलती है। तो अगेन ये बेसिक एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा, 9th क्लास की एनसीईआरटी क्लाइमेट में। तो इसमें एल नीनो और इंडियन मॉनसून का क्या संबंध है, इसके विषय में जब हम बात करते हैं। एल नीनो क्या है, एक तरीके का कॉम्प्लेक्स वेदर फिनोमिना में देखने को मिलता है जो हर 3 से 7 सालों में दिखाई पड़ता है। इससे क्या होता है, अगर भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे तो स्पेशली हम देखते हैं कि सूखे की स्थिति देखने को मिलती है, यानी मानसून में ब्रेक लग जाता है। और इसमें समझते हैं थोड़ा। देखिए जो वार्म ओशन करंट है ना, ये हमें मिलता है पेरू में, पेरू के तट पर, ठीक है, ईस्टर्न पैसिफिक में, क्योंकि पेरू ईस्टर्न पैसिफिक का पार्ट है। और इससे जो है बहुत सारे जगहों पे हमें वेदर अफेक्ट देखने को मिलता है कि बहुत सारे जगहों में जो है वेदर में हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। खासतौर से इंडिया के केस में हम देखते हैं क्रॉप फेल्योर की स्थिति भी कई बार देखने को मिलती है एल नीनो के कारण। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये अपने साथ वार्म ओशन करंट को लेकर के आता है। तो इस कारण से क्या होता है, तापमान थोड़ा बढ़ जाता है पेरू के कोस्ट का। ये क्वेश्चन भी पूछा गया अभी रिसेंटली UPPSC में, आई थिंक लास्ट ईयर था ये, और भी कई बार पूछा गया। तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाता है पेरू के कोस्ट का। और भी क्या क्या हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। पहला तो ये जो इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है ये डिस्टॉर्ट कर जाता है, ये खराब हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि जो सी वाटर में इवापोरेशन हो रहा है, वाष्पीकरण होता है, ये इरेगुलर हो जाता है, जो पैटर्न है ये डिसरप्ट कर जाता है। तीसरा हम देखते हैं कि जो प्लैंकटॉन्स है, प्लैंकटॉन्स मतलब जो मछलियों का आहार होता है, इसकी संख्या घट जाती है, इस कारण से मछलियां भी घट जाती हैं सी में। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कोल्ड पेरुवियन करंट को रिप्लेस करता है। हाँ बिल्कुल सही कहा जा रहा है, कोल्ड पेरुवियन करंट को वार्म करंट से रिप्लेस किया जाता है, ठीक है, और ये हमें देखने को मिलता है। दूसरा क्या कह रहा है, अपीयरेंस ऑफ कोल्ड नहीं, अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट, है ना, वार्म करंट अपीयर करता है और ईस्ट पैसिफिक रीजन में। हाँ तीसरा ये कहा जा रहा है प्लैंकटन्स की संख्या घट जाती है, हमने देखा, हाँ इससे काफ़ी नुकसान होते हैं, प्लैंकटन्स वगैरह रिड्यूस कर जाते हैं, जिससे फिशेज भी रिड्यूस कर जाते हैं। चौथा कहा जा रहा है कि भारत में हम देखते हैं तो ड्रॉट यानी हमें सुखाड़ की स्थिति देखने को मिलती है, वीक मानसून देखने को मिलता है। तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है, और हमसे गलत वाला स्टेटमेंट ही पूछा गया है। तो यहाँ पे कोल्ड नहीं वार्म आएगा, बाकी का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, जब आप इसे कवर कर लेंगे, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये CDS में 2022 में पूछा गया। आपसे अगेन वही पूछा गया था कि एल नीनो का प्रभाव में कौन सा शामिल नहीं है। पहला ये कहा गया था कि इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन डिस्टॉर्ट कर जाता है, तो ये अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। दूसरा ये कहा जा रहा है साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स है ये इंडियन ओशन की ओर फ्लो कर जाती हैं। तीसरा कहा जा रहा है कि सी वाटर इवापोरेट करता है, इसमें इरेगुलरिटीज देखने को मिलती हैं। चौथा प्लैंकटॉन्स की संख्या घट जाती है, जिससे फिशेज भी घट जाते हैं। तो ए सी और डी ये तो अभी हमने डिस्कस किया लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से, बट ये बात गलत है। देखिए ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, इंडियन ओशन की ओर क्यों करेंगी फ्लो, और ये सब कुछ मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता दोबारा मैं इन चीज़ों को रिपीट करूं, क्योंकि हमें समय बचाना है। और ये आप अगेन एल नीनो लानीना इन्हें कंप्लीट कवर कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, आप कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे। और सारे आप देख रहे होंगे रिपीटेड पैटर्न के ही सवाल देखने को मिलते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी की मैराथन सीरीज हम बहुत ही जल्द कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट के 1-2 चैप्टर मुझे रिकॉर्ड करना है, उसके बाद मैं कंप्लीट जो है ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, और इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद आपका फिजिकल ज्योग्राफी की जो समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज से हेल्प मिल रही होगी। आप अपने राय अथवा विचार हमें कॉमेंट करके बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।